आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन टाइप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है UGC नेट JRF से संबंधित, है ना, क्योंकि ये परीक्षा साल में 2 बार होती है, जून जुलाई और दिसंबर के महीने में। तो इस परीक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि UGC नेट JRF और NTA, पहले तो इनकी टर्मिनोलॉजी को ही समझ लेते हैं, यानी कि ये जो इनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं इनको पूरा कंप्लीटली समझ लेते हैं। UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसको कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विश्वविद्यालय ग्रांट अनुदान और कमीशन आयोग, है ना। नेट NET नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा, यानी जो अध्यापक बनने की जो नेशनल लेवल की परीक्षा है उसके बारे में ये बात हो रही है। अगला है टर्म JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें क्या है? फेलोशिप मिलती है। इस टेस्ट को कराता कौन है? NTA यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी। पहले ये नेशनल टेस्ट एजेंसी अभी कुछ ही दिनों में इसने ये कार्य अपने हाथों में लिया है टेस्ट कराने का। पहले ये कार्य कौन कराता था? ये स्वयं UGC इस परीक्षा का आयोजन किया करती थी। लेकिन अब क्या है कि UGC सिर्फ ग्रांट देती है, यानी कि फंड देती है विश्वविद्यालयों को, और बाकी सारा सिलेबस को प्रोवाइड करना, पेपर सेट तैयार करना, और जो पेपर कंडक्ट जो कराता है, सेंटर्स जो डिवाइड करता है, वो कराता है कौन? NTA यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये परीक्षा, इस परीक्षा के कराने के उद्देश्य क्या है ना, कि जो इसमें क्या होता है, इस टेस्ट को कराकर हम ये देखते हैं कि किसी परीक्षार्थी में, यानी कि जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुका है या जो मास्टर कर चुका है, यानी इस टेस्ट को हम कब दे सकते हैं? इसकी योग्यता क्या है कि जिसने MA कंप्लीट कर लिया हो। क्या कर लिया हो? जिसकी मास्टर हो गई हो, है ना, MA जिसने कंप्लीट कर लिया हो। और इसकी योग्यता देखिए, जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको चाहिए 55% MA में, और जो कैटेगरी के होते हैं SC ST, है ना, और वुमेन, इनके लिए 50% चाहिए। SC ST के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए MA में, और जनरल के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। तब आप जो है नेट की परीक्षा देने के योग्य हो जाएंगे। तो इसमें करना क्या होता है कि इस परीक्षा को देने के बाद जो है परीक्षार्थी 2 लेवल पर काबिल हो जाता है, यानी उसमें 2 योग्यताएं होती हैं। एक तो किसी भी कॉलेज में क्या बन जाता है? वो लेक्चरर बन जाता है। क्या बन जाता है? लेक्चरर बन जाता है ना, यानी कि वो हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में क्या बन जाता है? वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है। इस परीक्षा को प्राप्त कर लेने के बाद वो विश्वविद्यालय के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। क्या बनता है? असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है। MA के बाद जब कोई नेट की परीक्षा पास कर लेता है तो विश्वविद्यालय स्तर पर क्या होता है? प्रोफेसर बन जाता है। लेकिन नेट से भी आगे जब वो JRF उसका निकल जाता है, यानी कि कुछ परसेंटेज अगर ज्यादा आ जाए, यानी आपका नेट होता है 57% पर और JRF हो रहा है 60 पर, और अगर आपके आ जाए 60% तो आपको क्या मिलेगी? फेलोशिप मिलेगी। क्या मिलेगी? फेलोशिप मिलेगी। लेकिन फेलोशिप कब मिलेगी ये भी आपको याद कर रखना है कि यदि आपका JRF हो जाएगा नेट के बाद, तो JRF कब मिलता है? जब आप एमफिल या PhD करते हैं। जब आप एमफिल या PhD करते हैं तो उस दौरान UGC आपको
क्या देती है, फेलोशिप देती है, एक अमाउंट हर महीने आपको वो देती है। देखिए जेआरएफ जो क्वालिफाई करता है अब उसकी उम्र निर्धारित कर दी है 30 साल, ऐसा माना जाता है। और नेट क्वालिफिकेशन की जो है कोई सीमा नहीं है, मतलब आप किसी भी उम्र में नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है कि परीक्षार्थी की शिक्षण क्षमता, यानी शिक्षण क्षमता का मतलब क्या है यहाँ पर, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, क्या टीचिंग एप्टीट्यूड, क्या टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हम टीचिंग स्किल भी कह सकते हैं, है ना। परीक्षार्थी की शिक्षण क्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड और शोध क्षमता यानी रिसर्च, शोध को क्या कहते हैं, रिसर्च, है ना। शोध क्या होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड की जांच करता है। तो ये टेस्ट क्या करता है, इसका क्या उद्देश्य है इसके टेस्ट कराने का, कि परीक्षार्थी की शिक्षण क्षमता और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना। अब वो मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा, उसके ज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर। किसके आधार पर, ज्ञान और अनुभव के आधार पर तर्क का प्रयोग करके, ये उसका उद्देश्य है इस परीक्षा को कराने का। अब हम बात कर लेते हैं कि यह परीक्षा किस स्तर पर होती है। तो इसके जो पेपर होते हैं वो 2 लेवल पे होते हैं, एक होता है फर्स्ट पेपर, एक होता है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होता है वो सामान्य होता है, सबके लिए होता है। क्या होता है, सामान्य पेपर होता है ना, सबके लिए। और ये सेकंड पेपर जो होता है वो विषय आधारित होता है। किस पर, विषयों पर आधारित पेपर होता है, यानी जिस विषय पर आपने एमए किया है उस विषय में आपका सेकंड पेपर होगा। यानी कि जिसने एमए हिंदी में किया है, जिसने एमए इंग्लिश में किया है, सोशल साइंस में किया है, साइकोलॉजी में किया है, वो उसका सेकंड पेपर होगा। और फर्स्ट पेपर जो होगा वो सामान्य होगा, सबके लिए होगा। ठीक है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के सिलेबस की। आज हम अपने इस वीडियो में यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट के सिलेबस यानी इसके पाठ्यक्रम के बारे में बातचीत करने वाले हैं, यानी इसका सिलेबस क्या है ना। पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है उस सिलेबस में 10 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 10। यानी जो पेपर फर्स्ट बनता है जो सभी के लिए सामान्य है, वो किसी भी विषय का विद्यार्थी हो, पेपर फर्स्ट उसे करना ही करना है। उसमें जो विषय है, किन किन टॉपिक्स को कवर किया जाता है, उसको लेकर ये आज वीडियो बनाई जा रही है, उसका सिलेबस आपको दिया जा रहा है। तो हम इसे ऐसे समझ लेते हैं कि पेपर फर्स्ट में टोटल 10 यूनिट है ना। कितनी यूनिट है, 10। पहली यूनिट है, पहली इकाई में क्या आता है, शिक्षण अभिरुचि, यानी टीचिंग से संबंधित प्रश्न बनते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी परीक्षार्थी की टीचिंग स्किल से संबंधित जानकारी हासिल की जाती है इसमें। और देखिए प्रत्येक यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने, 5-5 प्रश्न प्रत्येक यूनिट से पूछे जाएंगे। टोटल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें से कितने किए जाते हैं, अटेम्प्ट 50 करने होते हैं। तो ये जो 5-5 नंबर के हैं वो 50 प्रश्न बन जाते हैं, है ना। प्रश्न आएंगे आपके 60 और करने कितने होंगे, 50। तो अब प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। बात आ रही है समझ में। ये जो 5 प्रश्न, पहली यूनिट से जो 5 प्रश्न बनेंगे और उन 5 प्रश्नों का जो एक प्रश्न होगा वो कितने नंबर का होगा, वो 2 नंबर का होगा। तो बात समझ में आ रही है आपके। प्रत्येक यूनिट से 5-5 प्रश्न लिए जाते हैं। तो पहली यूनिट क्या है, शिक्षण अभिरुचि, यानी आपकी टीचिंग एबिलिटी को जांचा जाता है। दूसरी यूनिट है शोध अभिरुचि, यानी कि आपकी जो रिसर्च की कैपेबिलिटी है उसको जांचा जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है कि आप रिसर्च में कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं, आपकी क्या रुचि है, आप क्या क्या सैम्पलिंग कर यूज करते हैं, किन किन शिक्षण प्रणालियों को यूज करते हैं अपने रिसर्च एप्टीट्यूड में। इसके अलावा यूनिट 3 जो होगा वो गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि एक गद्यांश होगा
है ना, उसमें पर उस गद्यांश में से जो है आपको क्या मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे जिनका उत्तर आपको उसमें से देना होगा। किसमें से? गद्यांश में से देना होगा। चौथी यूनिट है संप्रेषण। चौथी यूनिट किससे आएगी? भाषा का एक पार्ट है संप्रेषण, उससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, संप्रेषण से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। यूनिट 5 होगी गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति, यानी कि मैथमेटिकली कुछ सवाल होंगे। इसके अलावा युक्ति युक्त तर्क अगली यूनिट होगी, यानी जिसमें लॉजिक के कुछ सवाल होंगे, रीजनिंग के कुछ सवाल होंगे। इसके अलावा यूनिट 7 आंकड़ों की व्याख्या होगी, है ना, कुछ ग्राफ से संबंधित प्रश्न होंगे। उसके अलावा यूनिट 8, 9 और 10 ये पूरा आपका करंट से रिलेटेड हो जाता है, यानी जो आपकी करंट जीके है ना, उससे संबंधित पूरा प्रश्न यहाँ पर मिल जाता है। यूनिट 8 जो है, यानी 8वीं इकाई क्या कहती है? सूचना, यानी इंफॉर्मेशन एंड संचार प्रौद्योगिकी, यानी जो कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित, यानी आईसीटी से प्रश्न आपके सवाल पूछे जाएंगे। यूनिट 9 है लोग, विकास और पर्यावरण, यानी कि जो समाज है, समाज में विकास किस किस दृष्टि से, उसके विकास के क्या आयाम होने चाहिए उसके बारे में, और उस विकास में पर्यावरण को आप किस नजरिए से देखते हैं, उससे संबंधित प्रश्न यहाँ मिलेंगे आपको देखने के लिए। यूनिट 10 यानी इकाई 10 उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित आपके यहाँ प्रश्न बन जाएंगे। तो हम एक एक करके समझ लेते हैं कि पहली यूनिट में जो प्रश्न बनते हैं उसमें शिक्षण क्या है, शिक्षण की अवधारणा क्या है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, और शिक्षण के स्तर बताइए। स्तर यानी कि कई स्तर पर शिक्षण किया जाता है, प्राइमरी लेवल पर, उच्च प्राइमरी यानी प्राथमिक स्तर पर, और प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, फिर जूनियर लेवल पर, फिर आपका स्नातक स्तर पर, फिर परास्नातक स्तर पर। तो शिक्षण के भी कई स्तर होते हैं। हालांकि नेट की परीक्षा के बाद ज्यादातर स्नातक स्तर पर आप शिक्षण के काबिल हो जाते हैं। इसके अलावा पहली यूनिट में ही आपको जो है शिक्षार्थी की विशेषताएं, यानी कि जब आप एक अध्यापक के रूप में कक्षा में जाते हैं तो आप एक विद्यार्थी में कौन कौन सी विशेषताएं ढूंढते हैं, खासकर उनमें जो किशोर और वयस्क होते हैं, यानी कि जो बड़े बच्चे। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ही आपको ये भी बताना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जो सुविधाएं दी जाती हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए, या एक विद्यार्थी के रूप में आप उनको किस रूप में देखते हैं। इसके साथ साथ ये जो शिक्षण चलता है, यानी टीचिंग जो हो रही है आजकल ऑफलाइन और ऑनलाइन, उसका कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो शिक्षण सहायक सामग्री हम यूज करते हैं, यानी जब हम पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर या एमए लेवल पर, या पीएचडी के दौरान, यानी जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं उसके दौरान जो आपको मटेरियल लेते हैं वो किस तरीके का मटेरियल होता है, प्राइमरी लेवल का होता है, सेकेंडरी रिसोर्स के रूप में आप उसको कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में फर्स्ट यूनिट में ही आपको उससे संबंधित भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मूल्यांकन की प्रणाली, यानी कि आप इवैल्यूएशन जब करते हैं तो उसके कितने प्रकार का इवैल्यूएशन करते हैं, यानी मूल्यांकन करते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं। शिक्षा में विकल्प आधार, यानी ये जो क्रेडिट जो प्रणाली है उस पर भी आधारित जो है प्रश्न आपको मिल जाते हैं, उस पर भी आपको देखना होगा। इसके अलावा जो कंप्यूटर पर जो परीक्षाएं होती हैं ना, जो ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं, उसमें आपकी क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है उससे संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। और मूल्यांकन में नवाचार यानी कि इनोवेशन, है ना, नया नया क्या है जो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, उसे और कितना डेवलप्ड किया जा सकता है, उसमें कितना इनोवेट किया जा सकता है, बच्चों को और कितना क्रिएटिव किया जा सकता है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिट 2 की, यानी रिसर्च एप्टीट्यूड की, है ना। यूनिट 2 में क्या कैसे प्रश्न बनते हैं, इसमें बेसिकली पूछ लिया था कि इसमें जब आप, अगर आप इस पेपर को विस्तार से पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूंगी इस सिलेबस को कवर करने के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है, ये भी मैं आपको प्रेफर कर दूंगी। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको शोध क्या होता है, यानी रिसर्च क्या होती है, उसका अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है,
उसकी विशेषताएं क्या है। विशेषता यानी कि प्रत्यक्षवाद, यानी कि जो चीज सामने है वो सच है, या अप्रत्यक्षवाद यानी कि जो सच है उसके पीछे भी कोई एक सच है, यानी एक जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वो सच, या उसके पीछे यानी उसके कारण क्या है, वो जो घटना घटी ये जो हमें दिखाई दे रही है घटना, उस घटना के पीछे के क्या कारण है उस तक पहुंचना, ये सब क्या है रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ मेथड्स होते हैं रिसर्च करने के, यानी कि जिन्हें हम शोध पद्धतियां कहते हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन करना होगा। ये शोध पद्धतियां कितने प्रकार की होती हैं, जैसे कि प्रयोगात्मक होती हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल होती हैं, जो हम कई तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, समाज में एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंस में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, साइकोलॉजी लेवल पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इवन भाषाई स्तर पर भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस तरीके से कई रिसर्च जो है होती रहती है। तो शोध पद्धतियां यानी जो रिसर्च मेथड है वो कितने प्रकार के हैं, प्रयोगात्मक है, विवरणात्मक यानी पूरा विवरण कैसे दिया जाता है, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक। इसके अलावा शोध के चरण यानी कि कितने स्टेप्स होने चाहिए रिसर्च के। पहले क्या स्टेप होते हैं, हम रिसर्च करने जब जाते हैं ना तो पहले हम क्या करते हैं, हमें अपनी टॉपिक डिसाइड करना होता है। लेकिन हम टॉपिक डिसाइड कैसे करेंगे, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, जब किसी चीज का हम अनुभव करते हैं ना, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं उसमें यदि इंटरेस्ट दिखाते हैं, फिर उसमें हम समस्या ढूंढते हैं और वहां से हमारी चीजें निकल कर सामने आती हैं। तो उसकी पहले समस्या को ढूंढना, पहले उसका अध्ययन करना, फिर समस्या को ढूंढना और फिर समस्या के पीछे जाना, वो क्या है, वो सब एक तरीके से चरण बनते चले जाते हैं। तो आपको इसका अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा शोध प्रबंध जिसे हम थीसिस का कहते हैं। शोध प्रबंध क्या है, जो हम थीसिस बनाते हैं यानी हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी जो हम टॉपिक रखते हैं अपने रिसर्च के लिए, और आलेख लेखन, इनमें दोनों में अंतर करना होगा कि शोध प्रबंध क्या है और आलेख लेखन क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है और उसकी संदर्भ शैली क्या है। इसी में दूसरी यूनिट में ही हम क्या देखेंगे कि शोध में आईसीटी का प्रयोग कितना सफल होता है, यानी जाहिर सी बात है रिसर्च में तो आईसीटी का बहुत योगदान होता है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तो पूरा का पूरा रिसर्च डेवलपमेंट में लगा ही हुआ है, तो इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना होगा। साथ में शोध करते समय कुछ नैतिकताएं होती है ना, कि ऐसा ना हो कि यदि आप पूर्वाग्रह से युक्त है तो आप शोध करने बैठ गए तो वो ओरिजिनल नहीं होगी। तो शोध की कुछ मूल्य होते हैं, कुछ नैतिकताएं होती हैं जिनके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में क्या होगा कि एक गद्यांश होगा जो आप हर एग्जाम में आप देते ही हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो, हर जगह आपका एक अनसीन पैसेज होता है और उस पैसेज को पढ़कर क्या करते हैं, उसमें जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर उस अनसीन पैसेज से यानी गद्यांश में से आपको देना होता है। तो ये तो आप कर ही लेंगे। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, संप्रेषण क्या है। संप्रेषण हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन होता है। तो संप्रेषण कितने आधारों पर होता है, उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में बताना चाहिए। प्रभावी संप्रेषण कौन सा होता है, जो वाचिक है यानी कि जो बातचीत के जरिए होता है, या गैर वाचिक यानी कि जो गैर वाचिक यानी कि इशारों में संप्रेषण होना। मैंने भाषा पर जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने संप्रेषण को बहुत अच्छे से समझाया था, उसको भी आप देख सकते हैं। तो पूरा डिटेल ये जो यूनिट 4 है जो आपकी वो संप्रेषण पर आधारित है। साथ ही साथ आपको मीडिया के बारे में भी पढ़ना होगा, जो मास कम्युनिकेशन है। जन मीडिया का मतलब जो मास कम्युनिकेशन है और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है समाज को, उसके बारे में यहाँ पर इस यूनिट में जो है आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा, संप्रेषण, कम्युनिकेशन सिस्टम के जो भी आधार है वो सब इस यूनिट में आ जाएंगे। अब बात करते हैं गणितीय तर्क। गणितीय तर्क यानी कि जिसमें हम जो मैथ्स के जो चीजें होती है, जैसे कि समय दूरी के प्रश्न है, अनुपात है ना, समानुपात, अनुपात, प्रतिशतता के, लाभ हानि के, ये जितने भी तरह के प्रश्न बनते हैं जो हाई स्कूल लेवल पर जो मैथ होता है वो इसमें कवर हो जाता है। इसके अलावा युक्ति युक्त तर्क जिसमें हम रीजनिंग कहते हैं, इसमें हम आगमनात्मक, निगमनात्मक जो प्रणाली है, उस जो तर्क पद्धति है आगमनात्मक और निगमनात्मक, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा यूनिट 7 जो है इसमें आंकड़े की व्याख्या यानी कि कुछ ग्राफ दे दिया जाएगा और उस ग्राफ से आधारित कुछ आपको प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ये जो रिसर्च है, ये जो टॉपिक है, ये
बहुत जैसे हम सैम्पलिंग इकट्ठा करते हैं ना, तो रिसर्च करने से पहले उसमें काम आती है ना। तो आंकड़ों की व्याख्या क्या है कि हम कैसे सैंपल एकत्रित करते हैं ना, आपने देखा ही होगा सैंपल कैसे इकट्ठे किए जाते हैं, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे उसको कैसे बांटा जाए, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया जाता है इसमें। और उन सैंपलिंग को यानी जो आंकड़ों का स्रोत है वो किन आधार पर किया जाता है, यानी कि जो भी हम सैंपल लेने जा रहे हैं वो किस आधार पर, किस बेसिस पर हम सैंपल लेने जा रहे हैं, और उनको इकट्ठा कैसे किया जाए। इकट्ठा करने से पहले हमें किन किन लोगों से मिलना होता है ना। फिर उसका चार्ट बनाना है ना, हिस्टोग्राफ बनाना, पाई चार्ट बनाना, टेबल चार्ट बनाना, और फिर उन चार्टों का मानचित्रण करना, ये सारा इस यूनिट में आ जाता है। अब बात करते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की, यानी कि आईसीटी की। इसमें क्या है कि जो सामान्य संक्षिप्तियां होती है, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं, उनके कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। मान लो ये आईसीटी का ही फुल फॉर्म पूछ ले कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, या मोबाइल का जो है फुल फॉर्म क्या है ना, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो ये इस तरीके की टर्मिनोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्न जो है इनमें से बन जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या फर्क है, यानी देखिए दो शब्द है, इंटरनेट और इंट्रानेट, ये जरूर आप पढ़ना पड़ेगा आपको। इन दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इंटरनेट और इंट्रानेट, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि श्रव्य यानी कि एक तो होती है केवल वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग, और एक होती है जिसमें सुना भी जाता है और देखा भी जाता है ना। तो उस तरह की कॉन्फ्रेंसिंग से जो बातें या जो शिक्षण पद्धति है वो किस आधार पर काम करती है। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल है, यानी कि उच्च शिक्षा में जो डिजिटल ने जो कार्य किया है वो किस स्तर पर किया है। और आईसीटी और सुशासन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर आईसीटी का कितना योगदान है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 9 की। 9 में मैंने आपको बता दिया, इसमें समाज के जो लोग हैं, कितने तरह के लोग हैं, कितने तरह का समाज है, और उनकी क्या क्या विविधताएं हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, वो उन सब के बारे में ये जो है सामाजिक अध्ययन करना होगा। उसका विकास, जो लोग हैं वो विकास की किन किन स्तर तक उनको वो लाभ मिलता है, और उस विकास का पर्यावरण पर जो हमारा किसी भी तरह का विकास है, खासकर जो सड़कें हैं या इंडस्ट्री है, वो हमारे पर्यावरण पर किस तरीके से प्रभाव डालती है। इसी के अंतर्गत आपको जो है ट्रिब्यूनल एक्ट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। जो कोर्ट है उसके कुछ जितने भी पर्यावरण संबंधित एक्ट है, अधिनियम है, उन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास के बारे में आपको समझना होगा, है ना। विकास कितने तरह का बताया है, इसमें हमें सबसे पहले मिलेनियम और संप्रेषणीय, है ना। तो ये दो तरह के विकास के बारे में खासकर आपको पढ़ना पड़ेगा, मिलेनियम और संपोषणीय विकास। इनमें क्या अंतर है, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच का जो व्यवहार है वो उसका कैसा योगदान है। नृजातीय क्रियात्मक कलाप, जो मानव जो क्रियाकलाप कर रहा है, जो विकास से संबंधित जो भी वो कदम उठा रहा है, उसका उन कदमों का जो प्रभाव है, यानी कि विकास के लिए जो भी वो पहल कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसका पर्यावरण पर किस रूप में प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना होगा। इसके साथ साथ पर्यावरणीय मुद्दे कौन कौन से हैं, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक आधारित पर्यावरणीय अध्ययन भी आपको करना है। प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट प्रदूषण, यानी ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी आधारित जो प्रदूषण है, इवन जो अंतरिक्ष में भी जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रदूषण हुआ है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, बायोमास, नाभिकीय और पवन, इन सब के बारे में जो है आपको पढ़ना होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण अधिनियम 1986 जो है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है।
इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यक्रम, उनकी योजनाएं, उन सब के बारे में पढ़ना होगा। खासकर अंतर्राष्ट्रीय समझौते और जो प्रयास हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता, कियोटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता इत्यादि जो जितनी प्रकार के जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौते हुए हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। अब बात आती है उच्च शिक्षा प्रणाली की। इसमें क्या है कि उच्च शिक्षण संस्थाएं जो अधिगम यानी लर्निंग इंस्टीट्यूट है, और प्राचीन भारत में जो शिक्षा थी यानी नालंदा से लेके अब तक की जो शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में आपको बताना है कि तब से लेकर अब तक कितना आयोग बने, कितनी शिक्षण संस्थाएं बनी, उन सब के बारे में जानकारी, पूरा इतिहास आपको पढ़ना है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा और शोध का अनुभव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम यानी लर्निंग प्रोग्राम भारत में कैसे विकसित रहे, व्यवसायिक और तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा या पर्यावरण शिक्षा, उनकी नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन, इन सब के बारे में आपको गहराई अध्ययन करना होगा। और उस अध्ययन के लिए जो मैं सबसे अच्छी बुक आपको बताऊंगी वो होगी टोरेंट की बुक है। फर्स्ट पेपर के लिए टोरेंट की बुक पढ़ लेना आप लोग, बहुत जबरदस्त बुक होती है फर्स्ट पेपर के लिए। टोरेंट की बुक, टोरेंट ही या अरिहंत वगैरह भी आप देख सकते हैं, लेकिन टोरेंट सबसे बेस्ट लगती है मुझे फर्स्ट पेपर के लिए। और बाकी जीके तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये तो आप हर 10 मिनट में एक नया जीके करंट बन जाता है, तो आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए। और अगला वीडियो जो होगा वो मेरा विषय आधारित पेपर सेकंड यानी हिंदी विषय पर आधारित जो पेपर सेकंड है उसके सिलेबस और उसकी डिटेल के बारे में जानकारी होगी। आज के लिए बस इतना ही। और मेरा वीडियो कैसा लगा और आपको ये सूचना कैसे लगी पेपर फर्स्ट की, उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और अपने दोस्तों तक इस नेट यूजीसी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं, उन्हें तैयारी कराएं। और उनके लिए जो बुक मैंने प्रेफर की टोरेंट की, उसको जरूर प्रेफर करें। और सबसे अच्छी है, आप पढ़ते रहिए, लगातार सीखते रहिए, है ना। इसके अलावा एक और बुक है रीजनिंग की। रीजनिंग की बहुत ही जबरदस्त बुक है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, इलाहाबाद प्रयाग पब्लिकेशन हाउस की, कौन सी, प्रयाग पब्लिकेशन हाउस की है, प्रयाग पब्लिकेशन हाउस की ये बुक है जो रीजनिंग के लिए बहुत अच्छी है। बुद्धि परीक्षण, क्या नाम है उसका, बुद्धि परीक्षण, है ना, उसके नाम से ये बुक आती है। आप उसको भी यूजीसी नेट के लिए फर्स्ट पेपर के लिए आप पढ़ सकते हैं। और तो ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब